नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव निकट आ रहे हैं, राजनीतिक दलों ने अपनी रंगत दिखाना शुरू कर दिया है और उधर नेता भी अपने बयानों से आगामी राजनीति का संकेत दे रहे हैं। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा कि अयोध्या के बाद अब मथुरा वृंदावन की बारी है। योगी ने यह भी कहा कि हमारा काम वहां पर शुरू हो चुका है, हम विरासत का संरक्षण करेंगे और विकास भी करेंगे। योगी के इस कथन के कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। क्या मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी कोई विशेष विकास कार्य कराया जाएगा, या फिर बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर बनाने की बात योगी कर रहे हैं? सीएम योगी ने अयोध्या का जिक्र भी किया है, इसलिए सवाल यह भी उठना है कि क्या राम मंदिर की तरह कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के विवाद को लेकर भी कोई पहल होगी? इसके अलावा सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले जब सरकारी भर्तियां निकलती थी तो चाचा भतीजे वसूली करने चले जाते थे, बिना खर्ची पर्ची के भर्ती नहीं होती थी, लेकिन अब कोई भेदभाव नहीं है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव सरकार पर मुंबई की डी कंपनी के साथ मिलकर काम करने का आरोप भी लगाया और कहा कि देश में कहीं आतंक की घटना होती थी तो आजमगढ़ बदनाम होता था। अब ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ तो समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, दूसरी तरफ मथुरा वृंदावन का जिक्र कर हिंदुत्व के मुद्दे को भी हवा दे रहे हैं। उधर अखिलेश यादव विवादास्पद मुद्दों से दूरी बनाते हुए खुद की छवि एक ऐसे नेता के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जो सभी वर्ग को समान रूप से देखता है। क्या योगी की चुनावी वैतरणी हिंदुत्व और विकास के सहारे पार हो सकेगी, या फिर अखिलेश यादव की समावेशी छवि ज्यादा प्रभावशाली साबित होने वाली है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनवा देती हूँ। मुझे बताओ, आपने मुख्यमंत्री को यहां से चुनाव जिता के भेजा था, वो विश्वविद्यालय नहीं दे पाए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं दे पाए। कितना बेवकूफ बनाया था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम पर। 340 किलोमीटर का लंबा एक्सप्रेसवे, आप सोचिए, वे 110 मीटर चौड़ा 2016 में 15,200 करोड़ रुपए में बना रहे थे। एक भी जमीन नहीं खरीदे, काम प्रारंभ ही नहीं वो कर पाए, टेंडर आवंटित कर दिए। हम लोग आए, हमने कैंसिल किया, जमीन खरीदना प्रारंभ किया और जमीन खरीदने के बाद जब हम लोगों ने टेंडर किए तो बहनों और भाइयों, वही एक्सप्रेसवे 11,800 करोड़ रुपए में बना करके हमने समर्पित कर दिया आपको। ये 3,000 4,000 करोड़ रुपए की जो डकैती डाल रही थे, कौन डाल रहे थे? ये वही लोग हैं जो आज आपको गुमराह करने के लिए फिर से ईमानदारी का चेहरा दिखाने के लिए आपके पास आएंगे। संविधान में जो मामला न्यायपालिका में सबजुडिस है, अभी विचारण में है, उस मामले को मुख्यमंत्री इस तरह का बयान देते हैं। सच ये है कि मुख्यमंत्री जी को के पास बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है, इसलिए लगातार इस तरह के सेंटिमेंटल बयान देकर के अपनी कुर्सी को बचाए रखना चाहते हैं, सत्ता बचाए रखना चाहते हैं, वोट प्राप्त करना चाहते हैं। और ये एक तरह से असंवैधानिक कार्य, किसी चुने हुए मुख्यमंत्री को जो संविधान का शपथ लिया है, उससे ऐसे आचरण को उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि न्यायपालिका को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस तरह के असंवैधानिक भाषणों का संज्ञान लेना चाहिए। मथुरा वृंदावन का जिक्र हुआ, डी कंपनी का जिक्र हुआ, एक्सप्रेसवे का जिक्र हुआ, पर्ची भर्ती का जिक्र हुआ। एक साथ कई सारे मुद्दे पर सीधे तौर पर घेरते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। उधर समाजवादी पार्टी की हम रणनीति को समझने की कोशिश करें तो वो सधी हुई रणनीति के तहत चल रहे हैं, लेकिन मथुरा वृंदावन का जिक्र करके एक तरफ हिंदुत्व को हवा देने की कोशिश, एक्सप्रेसवे के साथ विकास की बात और साथ ही पुराने मुद्दों को फिर से वापस लाना। तो क्या आने वाले समय पर चुनाव इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द होने वाला है? यहां से एक बेस तैयार करने की कोशिश हो रही है और इस बेस को तैयार करते करते कहां तक पिरामिड पहुंचेगा, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए, मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपर्णा जी जुड़ रहे हैं। अपर्णा दीक्षित जी, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत स्वागत करती हूँ मैम आपका। रविंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करती हूँ। सपा का पक्ष रखने के लिए आप हमारे साथ बने हुए रविंद्र जी। सुजीत सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कोशिश करेंगे जब वो जुड़ेंगे तो मैं परिचय भी कराऊंगी उनका। फिलहाल मैं अपर्णा जी आप ही की तरफ रुक कर रही हूँ। जैसे मैंने जिक्र किया कि डी कंपनी का जिक्र करना, आजमगढ़ की बात, और उसके साथ साथ ये कह देना कि इतने समय से जिन्हें जनता ने चुना वो कुछ नहीं दे पाए, आप ही ने सब कुछ दिया, तो इससे पहले क्या कुछ भी नहीं था वहां पर?
बिल्कुल। आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से पूर्व में हुए हमारे जंगल राज के बारे में लोगों को ये याद दिलाते हुए कहा है कि यहाँ से जब भी कोई सांसद बना है तो उनके परिवार का बना है, वहां पर जंगल राज किस प्रकार हुआ करता था, वहां के तार किस तरीके से जुड़े हुआ करते थे। आज हमने विकासवाद पर बात की है। जब हम विकासवाद पर बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी कहती है कि हम विकास की बात नहीं करते। हमने जो विकास कार्य सच में वहां किए हैं, महाराज सोहेल देव को लेकर हमने यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, हमने वहां मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, हमने संगीत की यूनिवर्सिटी बनाई है, उन्होंने तमाम अपने कार्य गिनाए हैं और ये बात सच है। आजमगढ़ को हम लोगों ने जिस प्रकार से कई ऐसी घटनाओं का सबूत बनते देखा है जो लोगों में हृदय विदारक का काम करती आई हैं। उन्होंने नाम लिया था अजीत रॉय का, उसने वंदे मातरम गाया तो उसकी हत्या कर दी थी। ऐसे में कितनी भयावह स्थिति रही होगी। आज सरकार कम से कम सक्षम है कि आप अपने विचारों को खुले में प्रकट कर सकते हैं, आप अपने विचारों को बाकायदा टीवी पर, सोशल मीडिया पर आप खुले में बातचीत कर सकते हैं। तो ये डर का जो माहौल बना दिया गया था, ये स्पष्ट तौर पर अतीक अहमद जैसे लोगों को पालना पोषना, मुख्तार अंसारी, उनके बेटे और तमाम ऐसे जो कनेक्शंस जोड़े जा रहे थे, कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनल दाऊद इब्राहिम की कंपनी के साथ जोड़े गए। और ऐसे सबूत भी मिले हैं अन्य केसों में जो ये इशारा करते हैं। टेली कॉलिंग के हमने सीडीआर्स वगैरह भी देखे जो दुबई वगैरह से ऑपरेट होते थे और बाकायदा कंपनीज को इस तरीके के सबूत मिले हैं। तो हाँ, ये बात सच है, ये जंगल राज था, माफियाओं को सपोर्ट करना था समाजवादी पार्टी का काम। आप आतंकियों के केसों को वापस लेना था। अगर हाईकोर्ट निर्णय नहीं, अगर बीच में हस्तक्षेप नहीं करती तो आप कहां ले जा रहे थे उत्तर प्रदेश को। ये गिनाना कोई गलत बात नहीं है। खास तौर से जब आप भारतीय जनता पार्टी को घेरते हैं तो कम से कम अपने गिरेबान में झांक लेने की आवश्यकता है कि आपके पुराने जो पाप हैं वो कहीं ना कहीं सामने आते रहेंगे और आ रहे हैं। ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। हमने विकास राम मंदिर का मुद्दा अब उतना प्रभावी नहीं है शायद, इसलिए मथुरा वृंदावन का जिक्र किया जा रहा है। और उसी तरह से क्या कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी कदम उठाए जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? कहा जा रहा है एक बार फिर से हिंदुत्व को भी साथ में लेकर चलना है, विकास की भी बात करना है और विपक्ष पर निशाना भी उनके किए गए पिछले जो आरोप उन पर लगते रहे हैं वो साथ में भी चलेंगे। जी अपर्णा जी, अपर्णा जी एक बार दोबारा से दोहरा दीजिए कृपया। राम मंदिर का मुद्दा अब उतना प्रभावी आपको नहीं लग रहा है, इसलिए आप कृष्ण जन्मभूमि की बात को ले आए हैं। इस पर भी उतना ही आप लोग जोर डालेंगे, ऐसे भी उसी तरह से खींचने की कोशिश होगी? और दूसरा, आप जिक्र कर रहे हैं आरोप प्रत्यारोपों के साथ आपका विकास भी चलेगा, ट्रिपल चीजें चलेंगी एक साथ? देखिए, हम जो काम कर रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में जो काम हो रहे हैं उस पर प्रधानमंत्री मोदी अग्रसर हैं और लोगों तक अपना काम पहुंचा रहे हैं। दूसरी बात रही हमारे लिए भगवान श्री राम का मंदिर। भगवान श्री राम का मंदिर हमारे लिए हमेशा आस्था का विषय था। पॉलिटिकल विषय तो इन लोगों ने बनाया, इन्होंने गोलियां चलाई समाजवादी पार्टियों ने। जब जब जरूरत पड़ी तो इनके नेताओं ने जो इनकी पार्टी में थे, कभी रामचरितमानस का अपमान करते हैं, कभी आजम खान जी माँ दुर्गा के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं। ऐसे कितने बयान हैं, ऐसे कितने कारनामे हैं जो पूर्व में देखे गए हैं। तो आखिर करना कौन चाहता था? हम पॉलिटिक्स तो हम तो मंदिर बनवाने की बात कर रहे थे। आज भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है वो निर्णय जो हम तब ले चुके थे। और आज मंदिर बन गया है तो लोग आज हमें आशीर्वाद देते हैं और मन में ये शांति और सुख उनको अनुभूति होती है कि हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की चलाई हुई मुहिम के और हमारे पूर्व में जो हम आस्था जो रखते हैं भगवान श्री राम में, ऐसे लोगों का सब समागमन हुआ है जब, तब हम आगे बढ़े और तब ये मंदिर बन पाया। ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। रही बात श्री कृष्ण जन्मभूमि की, तो देखो कोर्ट ने भी कहा है कि वहां का कॉरिडोर बनना चाहिए और आगे मंदिर पर जिस प्रकार की टिप्पणियां हो रही हैं ये पॉलिटिकल विषय नहीं हो सकता। हमारे लिए हमेशा श्रद्धा का विषय है। मानू जी, ठीक है। जो आरोप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से लगाए हैं समाजवादी पार्टी पर, डी कंपनी वाला मैटर हो या फिर मैं आ रही हूँ सुजीत जी आपके पास, वेलकम करती हूँ आपका। अब थोड़ा देर से हमें देखना शुरू हुए टीवी स्क्रीन पर, बहुत बहुत स्वागत सुजीत सर, लौटूंगी। लेकिन रविंद्र जी से सवाल ले लूँ कि कई सारे आरोप योगी आदित्यनाथ जी ने मंच से लगाए हैं और इन आरोपों में कहा जा रहा है कि अगर आपको कहीं पर भी लगता है तो आप उस पर आप कार्रवाई की बात कर सकते हैं। लेकिन डी कंपनी से जो आरोप लग रहे हैं, अपर्णा जी ने उसको कहा कि कंपनी ने उनके प्रूफ हासिल किए हैं तब जाकर ये बात सामने आई है। दूसरा, वो कृष्ण जन्मभूमि की बात भी कर रहे हैं। अब पारुल जी, क्या योगी आदित्यनाथ ने विकास की बात किया? एक्सप्रेसवे की बात की उन्होंने ये कहा कि उस क्षेत्र में जनता ने जिन्हें चुना वो नहीं दे पाए। महिला की सुरक्षा की बात किया? क्या आपने 8 साल के कार्यकाल की बात किया?
अब आते हैं किसी डी कंपनी की बात कर रहे थे, तो हम लोग को तो जानकारी नहीं है डी कंपनी की। एक कंपनी की जानकारी है, लखनऊ की कंपनी है वो, और भारत सरकार द्वारा लिस्टेड है, भगोड़िया की कंपनी है, अपराधी है, अंतर्राष्ट्रीय अपराधी। उसने 4 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी के जो मीडिया एडवाइजर है उनको दिया है। उसके रिकॉर्ड हैं भारत सरकार के पास भी, बैंकों में भी। उस कंपनी का रिकॉर्ड है हमारे पास। उस कंपनी का सीधा लेना देना अतीक अहमद से भी था, उसका भी रिकॉर्ड है हमारे पास। रही बात जांच की बात, तो सीबीआई ने लगभग 8 सालों तक माननीय अखिलेश जी के खिलाफ जांच किया है, परिणाम सामने है। लेकिन जब हम जांच कराएंगे, सरकार में आएंगे, तो 1 साल में भी परिणाम आ जाएंगे, तब डी कंपनी तब हम लोग परिभाषित कर पाएंगे। अभी तो हम लोग परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हमारा टर्म आएगा तो हमारी जांच वाच हो गई, तो जब हम जांच कराएंगे तो 1 साल में आ जाएगा कि डी कंपनी क्या होती है और डी कंपनी से किसके संबंध है। वो तो खुल के आ गए हैं, मीडिया में आ गए हैं, आप भी जानती होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आप नहीं जान रही। तो आप ये नकार रहे हैं कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के साथ इनके जो कॉल डिटेल्स निकले हैं वो गलत है, और उसको पालने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, उनको आगे बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। आप इस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं महोदय? हाँ पारुल जी पूछिए, कुछ आप पूछना चाह रहे हैं क्या? रुक जाइए अपर्णा जी, जरा क्या फर्स्ट टर्न है, तो मैं चाह रही हूँ सबकी अपनी अपनी बात आ जाए, उसके बाद हम क्रॉस क्वेश्चन कर लेंगे। अपनी बात रखिए रविंद्र जी। तो ये तो मुख्यमंत्री का वर्तमान रिकॉर्ड है कि एक भगोड़ी कंपनी आतंकवादी की कंपनी और आतंकवादियों से उनके मीडिया एडवाइजर का संबंध है। उनका जो सूचना विभाग का प्रमुख था वो 4 बंगले लिया है, 1 बंगला खरीदा है और 5 बंगले दान में लिया है। उसकी भी जांच हो जाएगी, तो वो कौन सी डी कंपनी ने दिया ये भी पता लग जाएगा। फिर इनके मुख्य सचिव के ऊपर प्रधानमंत्री पीएमओ से आरोप लगाए जाने 10,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ का, उसकी भी जांच हो जाएगी, तो वहां भी कोई ना कोई डी कंपनी निकल आएगी। और जो डी कंपनी मतलब अगर अपराधी कंपनी होती होगी तो बहुत सारे अपराधी मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के फोटो भी खिंचाए हुए हैं डी कंपनी वाले। और अगर डी कंपनी मतलब अपराधी होता है तो मुख्यमंत्री जी के ऊपर खुद ही 4-5 गंभीर अपराध लगे थे, उनके उप मुख्यमंत्री के ऊपर लगे थे, और 20,000 मुकदमे अपराधों के वापस किए हैं। ये किसी भी लोकतांत्रिक देश में और भारत देश में एक रिकॉर्ड है कि 20,000 आपराधिक मुकदमे वापस लेने का। तो विकास की बात करें, अपराध का तो हम लोग समय आ रहा है। अपराध और डी कंपनी ऐसा कह दें, हमाम में सब एक जैसे हैं, ऐसा कह दें, सभी का कुछ ना कुछ है। फिर तो 8 साल में निकालना चाहिए था सीबीआई को। अगर हमाम में सब लोग एक जैसे होते तो 8 साल में कुछ भाई भतीजावाद और भर्ती पर्ची का जिक्र अमित शाह साहब भी आए थे, तो उन्होंने भी यही बात कही थी। दोबारा से आपको परिवारवाद पे घेरने की कोशिश हो रही है। भाई भतीजावाद का भी बता दें आपको, योगी जी के पे आपको घेरने की कोशिश। सुन तो लीजिए, भाई भतीजावाद की बात कर रही है, तो मुख्यमंत्री जी के जो निकट संबंधी हैं उनके साथ घूमने वाले सब उनके भाई भतीजा ही हैं। नहीं तो टिकट देकर चुनाव लड़ा है ना आपने अपने परिवार वालों को, यादव परिवार को, अखिलेश जी ने, उस पर भी उन्होंने अटैक किया। रविंद्र जी भी भाई भतीजावाद से आता, जब तक झूठ बोलने वाला कुछ भी बोलेगा, इसकी मानसिकता ही उस प्रकार की होगी, उसी प्रकार का देगा। तो चला ही था ना इलेक्शन टाइम में भी कि देवर भाभी सब इलेक्शन में। नहीं, हम तो कहते हैं हम परिवारवादी हैं, लेकिन तो मतलब सही आरोप लगा रहे हैं ना वो आप परिवार को। नहीं, ये आरोप तो हो ही नहीं सकता है। कहीं हमारे जनप्रतिनिधि आपको यादव फैमिली के अलावा, अखिलेश जी को अपने परिवार के अलावा कोई ऐसा कार्यकर्ता, ऐसा नेता नहीं दिखता जिसे आगे बढ़ाया जाए, ये आरोप लगते हैं। ये थोड़ा ना लग रहा है कि आप भाई क्यों हैं। जब प्रभु श्री राम थे तो जनता प्रभु श्री राम को ही बढ़ाती थी, जब भगवान श्री कृष्ण थे तो भगवान श्री कृष्ण को पढ़ा जाता, सब परिवारवादी थे। अरे जिसके पास ताज्जुब हो रहा है। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। जिसके पास परिवार नहीं है वो जाने क्या परिवार क्या होता है। जिसने अपने लोगों को उजाड़ा हो, अपने लोगों की हत्याएं कराई हो, अपने लोगों के घर गिराए हो, वो क्या जाने परिवार क्या होता है। तो पुरस्कार मिलेगा अखिलेश जी से आपको, ये मैं यहाँ से क्लिपिंग आपको भेज दूंगी। खैर बड़ी उपाधि दे दी आपने रामकृष्ण जी से तुलना कर रहे हैं अखिलेश जी की। खैर आलोक सुजीत जी जिन मुद्दों का मैं जिक्र कर रही हूं उनमें आज ये लग रहा है कि एक लकीर खींचने की कोशिश की गई है कि इसके आगे पॉलिटिक्स में क्या कुछ हमें सुनने को मिलेगा।
यानी 2027 से पहले यहां से एक फ्रेम बनाने की कोशिश की गई है जिसमें भर्ती पर्ची का जिक्र हुआ, परिवारवाद का भी जिक्र हुआ, एक्सप्रेसवे का जिक्र हुआ, जनता से कहा गया जिन्हें आपने चुना था उन्होंने यहाँ पे अस्पताल और वगैरह जो भी चीजें हैं उनका भी जिक्र करते हुए उन्होंने अपनी बात रखी कि जिन्हें आपने चुना था वो विकास ही नहीं कर पाए। एक्सप्रेसवे की शुरुआत हुई 2016 से, अब बनने को आ रहा। सवाल ये भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस आक्रामक तरीके से दोबारा विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं और फिर उसके बाद कृष्ण जन्मभूमि, ये आपको लगता है कि हम वापस उसी दौर में आ रहे हैं जहां पर हमने देखा था कि शुरुआती पॉलिटिक्स में बहुत सारे मुद्दे होते हैं लेकिन वहां तक आते आते फिर हिंदुत्व बड़ा फैक्टर हो जाता है। कृष्ण जन्मभूमि को फिर से उसी प्रभावी तरीके से उठाएगी भारतीय जनता पार्टी? सुजीत सर जी, पारुल अराजकता आतंकवाद से मुक्त आजमगढ़ अब अध्यात्म से जुड़ा है। विकास को लेकर के गए योगी आदित्यनाथ ने वहां पर ये टिप्पणियां की। उन्होंने बताया है कि आजमगढ़ के 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गए, फिर भी वो आजमगढ़ को कुछ दे रहे। श्री कृष्ण जन्मभूमि आस्था और अध्यात्म और आत्मिकता से जुड़ा विषय है। योगी आदित्यनाथ से ये अपेक्षा की जाती है कि एक राजधर्म का पालन वो अध्यात्म को लेकर के ही चलेंगे और जो अध्यात्म लेकर के वो चले हैं उसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि, राम जन्मभूमि या इस तरह के जितने भी हैं वो सभी और कृष्ण जन्मभूमि कब्जा की गई है ये सभी जानते हैं। उस मुद्दे को अगर वो उठा रहे हैं तो वो उनका राजनीतिक विषय, भले आप उसको स्वीकार करें, लेकिन सच तो ये है कि हिंदुत्व को लेकर के अब देश में चर्चाएं होती हैं। अन्यथा 75 साल 77 साल तक केवल एक ही विषय, वही 17% वोट के लिए काम होता रहा। तो योगी आदित्यनाथ इसी नाते से उत्तर प्रदेश में स्वीकार है और मोदी सरकार इसीलिए पूरे देश में स्वीकार है। डी कंपनी का जिक्र हुआ सुजीत सर, ये क्या है? ये डी कंपनी का फॉर्मूला रविंद्र जी को भी नहीं पता क्या है, क्या कहता है? डी कंपनी या डी कंपनी? डी कंपनी अभी दाऊद डी कंपनी का भी जिक्र कर रही थी अपर्णा जी। डी कंपनी का मुखिया तो अभी पाकिस्तान में मरा है, कौन नहीं जानता उसको। आजमगढ़ तो आतंकवाद से ही पहचाना जाता रहा है। कौन नहीं जान रहा कि मुबारकपुर क्षेत्र से कहां कहां के आतंकवादी पकड़े जाते थे, चाहे वो बटाला कांड रहा हो, चाहे वो दिल्ली के तमाम कांड रहे हो। लोग इनको किराए पर आजमगढ़ के नाम पर घर नहीं देते थे। ये क्या सत्य नहीं है? तो आजमगढ़ तो आतंकवाद से ही जुड़ा है, उसी से कट करके मऊ बना, तो वो भी तो उसी का पार्ट है, आजमगढ़ का ही पार्ट है। आज वहां शांति है और शांति योगी आदित्यनाथ के रास्ते से है, तो उन्होंने एक रास्ता दे दिया वहां पर आजमगढ़ को, लो भाई जुड़ो। इतिहास के पन्ने पलटिए तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको समाजवादी पार्टी कभी स्वीकार करना भी नहीं चाहेगी। रविंद्र जी कौन से पन्ने बता दीजिए तो हम बताएं। अभी मुबारकपुर का जिक्र कर रहे हैं वो सुजीत सर, उन्होंने बताया कि कई सारे आतंकवादी अलग अलग कांड से जुड़े हुए वहीं से ही मिलते थे। सुजीत जी के गांव से 10,000 आतंकवादी पकड़े गए हैं। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? बड़े भैया प्रमाणित है, बटाला कांड प्रमाणित है, सरकार बटाला कांड प्रमाणित लोग थे, बटाला कांड है प्रमाणित है तो बताइए। नहीं तो प्रमाणित है तो बड़े भैया आप ही बता दीजिए कौन कौन थे, 5 नाम बताइए ना तो मैं बताता हूँ आपको। मतलब मुंह से तो कुछ भी मोदी की तरह बोल दीजिए। बता तो रहा हूँ कि बटाला कांड का इतिहास खोज लीजिए बड़े भाई। अरे नाम बताइए साहब, नाम बताइए, उलझाइए मत मोदी की तरह। ज्ञात में नहीं है, मोदी की तरफ उलझाइए मत, नाम बता दीजिए। आपको सब कुछ पारुल जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, सुजीत जी को समय दे दीजिए, ये उससे खोज ले गूगल से और फिर बतावे तो इस चर्चा को मैं पूरा कर दूंगा, क्योंकि इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की 5 बार सरकार आ चुकी है। अहमद मुख्तार अंसारी ये क्या थे? ये भी तो इनका आजमगढ़ से कोई लेना देना नहीं है, इनका आजमगढ़ से लेना देना नहीं है। पार्ट था। और जब अतीक अहमद इस पृथ्वी पर आए तब आजमगढ़ जिले से ही आए। उसी अतीक अहमद से तो पैसा लिया है आपके मुख्यमंत्री के सलाहकार ने, उसी अतीक अहमद से पैसा लिया है, उसी की तो बात कर रहा हूं। मुझे नहीं।
उसी अतीक अहमद को, सुन लीजिए आप पारुल जी, सुन लीजिए, उसी का अतीक अहमद को साबरमती जेल में सेफ सुरक्षा में रखे हुए थे। उसी अतीक अहमद से ड्रोन मंगवाते थे पाकिस्तान से भारतीय जनता पार्टी वाले। उसी अतीक अहमद को हम लोगों ने निकाल के बाहर किया था। उसी अतीक अहमद का, वही अतीक अहमद खोल ना दे तो हत्या कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। यही तो है भारतीय जनता पार्टी की सत्यता। आप फैक्ट्स पे बात करेंगे तो मैं जरूर करूंगा। मैं आपको समय दे रहा हूं सुजीत सिंह, आप गूगल में सर्च कर लीजिए और मुबारकपुर के 5 अपराधियों का नाम बता दीजिए। ठीक है सुजीत जी, अभी शायद उनका कनेक्शन नहीं हुआ है, दोबारा से हम कनेक्ट कर रहे हैं। मैं जब तक अपर्णा जी आपसे जवाब मैं नाम लेना बता सकती हूँ जी, अगर आप चाहें। कहिए अपर्णा जी, आप जवाब दीजिए। बाटला हाउस की बात चल रही थी तो मैं बता दूं, आरिफ उर्फ जुनैद नाम था उनका, और बाकायदा उनको कोर्ट में कई बार जाना पड़ा था। उनको आरोपी ठहराया गया था। उनके चाचा जी वगैरह के बारे में भी कई सारी बातें हो रही थी। उनके गांव का नाम जो गांव का नाम था वो बिलरियागंज था, बिलरियागंज करके था। और नसीरपुर गांव था एक, वहां से भी थे एक आतंकवादी। तो ये तो आप नाम है, और अगर डिटेल मांगेंगे तो अगली बार आप बताओगे तो मैं लिस्ट भी बता दूंगी। बताना तो गूगल खोज लीजिए, गूगल मुबारकपुर खोजिए, मुबारकपुर खोजिए, मुबारकपुर। पता है कि आप डिबेट को मुबारकपुर खोजिए मैडम, भटका रहे हैं, आपको मालूम आप मुबारकपुर खोजिए। मैंने नहीं भटकाया, मैंने मुबारकपुर का नाम ही नहीं लिया। आतंकवाद के, आतंकवादियों के आगे घुटने टेकने वाली, करना चाहते आतंकवादियों के आगे घुटने टेकने वाली आपकी सरकार, आतंकवादियों के साथ बैठने वाली आपकी सरकार, आतंकवादियों को आगरा में वेलकम करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी आपकी सरकार। चर्चा नहीं करना चाहते, आपको आप चर्चा करिए ना, मुबारकपुर मुद्दा नहीं था ना, बड़े बड़े हैं, आपको मालूम है। मुबारकपुर मुद्दा तो नहीं था मैडम। आपने जिस तरीके से अतीक अहमद को, मुख्तार अंसारी को, अन्य मुल्ला, आपने जंगल राज बना के उत्तर प्रदेश को रख दिया। आपने हमेशा पालने पोषने का काम किया। कभी मुलायम सिंह यादव जी के मंच पर अतीक अहमद का कुत्ता देखा गया, कभी अखिलेश यादव जी को कितने बार फातिया पढ़ते हुए देखा गया। तो ये किसी से छिपा नहीं है कि आप किस तरीके से प्रोटेक्ट करते आए हैं, क्योंकि आप सत्ता में रह सके इसलिए, आप सत्ता में रह सके इसलिए उनसे आपने हमेशा दंगा कराया। मऊ का दंगा किसी को भूला नहीं है। आप AK-47 को हवा में लहराते हुए अपनी जीप पर जिस प्रकार से मुख्तार अंसारी जा रहे थे, वो दृश्य भी कोई भूला नहीं है। वो पेपरों में है, आप चाहें तो उसे भी इग्नोर नहीं कर सकते आप ऐसे समय को, जब उत्तर प्रदेश ने कितने रक्त रंजित शहरों को जलते हुए देखा है, कितने लोग मरे हैं, सिर्फ आपके सत्ता में आप रह सके इसलिए। ये किसी से दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, ये आप कह सकते हैं। एक छोटा सा जवाब रविंद्र जी आपका, और उसके बाद ऐड ऑन कीजिएगा। कृष्ण जन्मभूमि का भी अब जिक्र हो रहा है, वहां पर भी विकास होगा, वहां पर भी अब कॉरिडोर वगैरह बनाए जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर, मथुरा, वृंदावन। क्या कहेंगे इस पर? दोनों ही बातों पर दो प्रश्न उठा रही थी बीजेपी के प्रवक्ता जी। एक आतंकवादियों से संबंध और दूसरा दंगे। आतंकवादियों के आगे भारत सरकार को जाके घुटने टिका दिया, क्योंकि भारत सरकार अलग है, बीजेपी की सरकार अलग होती है। देश को घुटना टिका दिया इन लोगों ने जाके, इतने निकृष्टतम स्तर के हैं, वो भी दूसरे आतंकवादियों के देश में जाके। नंबर 1 बात हो गई। इनकी सरकार थी, एक नेता के बेटी को उठा ले जाते, फिर आतंकवादियों को छोड़ देते हैं, फिर आतंकवादियों के बाद आते हैं कि आतंकवादियों को कृष्ण जन्मभूमि को लेकर आप स्टैंड क्या ले रहे हैं, उस पर क्लियर कर दीजिए। समाजवादी पार्टी मैं अपने हिसाब से बोलूंगा, दंगे की बात कर रही थी, बहुत शॉर्ट है मेरे पास सर। दंगे की बात कर रही थी, पचरुखिया दंगा योगी आदित्यनाथ, बखिरा दंगा योगी आदित्यनाथ, मऊ के बारे में कर थी, मऊ का दंगा हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए समय इतना ही इजाजत दे रहा था। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से कई मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरा। हालांकि कितना ही आप चीजों को पलटने की कोशिश कीजिए, बदलने की कोशिश कीजिए, लेकिन इतिहास में जो घटा है वो इतिहास तो है ही और सबके सामने है। आप कितना ही उसे इधर उधर तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करें, लेकिन दुनिया को, देश को सच पता है, और उत्तर प्रदेश वासियों ने तो खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। बताने की जरूरत नहीं है, भाई भतीजावाद या पर्ची भर्ती का मामला, ये सब चीजें उत्तर प्रदेश की जनता ने देखी हैं। और किसको नहीं पता कि सरनेम देखकर वहां पर नौकरियां दी जाती थी या भर्ती दी जाती थी। ये तो कई सारे लोग कहते हैं। बड़ा दीजिए इजाजत, नमस्कार।